क्या आपने भारत की किसी ऐसी जगह के बारे में देखा सुना है जहां हर तरफ रेत ही रेत हो? आप कहेंगे हां सुना है, राजस्थान की थार डेजर्ट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह जगह राजस्थान में नहीं कर्नाटक में है तो आप कहेंगे हो सकती है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यह रेगिस्तान नदी के बगल में है, इतना ही नहीं, उस रेगिस्तान के सैकड़ों फीट नीचे एक पूरा शहर छिपा है, तो आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। नदी के बगल में रेगिस्तान और रेगिस्तान के नीचे एक पूरा शहर। आपको ये सब दावे दादी नानी के किस्से की तरह लग रहे होंगे। कुछ साल पहले तक देश के पुरातत्व विभाग को भी ये कहानियां फर्जी लगती थीं, लेकिन जब सच सामने आया तो उनके भी होश उड़ गए। हमारी आज की कहानी उसी रेगिस्तान की है, रेत के नीचे दबे एक शहर की। शहर छोड़कर भागने वाले करीब 1500 परिवारों की, एक राजवंश की है, एक ऐसे रहस्य की है जिसे देखकर हकीकत और फसाने का फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। रेत के नीचे दबे एक शहर का राज। पंद्रह 1500 मकानों की कब्रगाह का रहस्य। यहाँ जो बड़े बड़े चारों तरफ रेत के टीले बने हुए हैं, जब उनको हटा रहे हैं तो नई नई चीजें रोजाना सामने आती हैं। वो साल जब एक शहर दफन हो गया। 400 साल से विज्ञान और विश्वास में उलझे दावे। कहानियों और इतिहास के त्रिशंकु में झूलता एक सच सब तबाह कर गया। रेत का रहस्यमयी तूफान। सारे क्लीन गांव था वो, बहुत ही बड़ा गांव था, बिजनेस प्लेस था वो। In Talakado, you can find another Indus Valley. 30 फीट ऊंची, सैकड़ों टन वजनी, 4 किलोमीटर लंबी दूरी तक फैली रेत कहां से आई, कैसे आई, कोई नहीं जानता। आता कहाँ से आता है? वो अभी तक मालूम नहीं है, ये नहीं पता। अभी तक पता नहीं है। लोग कहते हैं यह रहस्य जुड़ा है एक स्त्री से। इतिहासकार कहते हैं यहां दफन है सिंधु घाटी जैसी एक अनदेखी सभ्यता। हमने जो सुना उसे कपोर कल्पना कहा तो लोगों ने दावे पेश कर दिए, सबूत सामने रख दिए। कहा मैसूर राजवंश खुद इस बात को सदियों से मानता है। नवरात्रि के समय 9वें दिन जो आयुध पूजा करते हैं, उस दिन अलमेलम्मा की पूजा करते हैं, ये मानकर कि उसका शाप स्थिर है और भी चल रहा है। हमारा आज का सफर है बालू की उस बस्ती की ओर जहां परिंदों को बसेरा बनाने की इजाजत है, इंसानों को नहीं। आखिर क्या है कर्नाटक के उस रेगिस्तान में? क्या छिपा है रेतीली जमीन की गहराई में? आज देखिए विज्ञान और विश्वास के बीच उलझी अब तक की सबसे चौंका देने वाली कहानी।
क्या बकवास है ये सब। टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाना है। जरूर ये कहानी किसी अंधविश्वास पर टिकी होगी। कुछ यही सोच रहे होंगे ना आप। कुछ गलत भी नहीं सोच रहे, क्योंकि जब ये कहानी हमें पता चली तो हम भी यही सोच रहे थे। नदी के बगल में रेगिस्तान, और तो और रेगिस्तान के नीचे दबा पूरा एक शहर, सिंधु घाटी जैसी एक पूरी सभ्यता। एक ही जगह पर इतनी कहानियां, इतने रहस्य, इतनी बातें, और उनमें एक भी बात ऐसी नहीं जिस पर रत्ती भर भी यकीन किया जाए। बस हमारे साथ यह समस्या है कि ऐसी हैरत अंगेज कहानी सुनकर पांव रोके नहीं रुकते। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं वो रेगिस्तान जिसने पुरातत्व विभाग के भी होश उड़ा रखे। एक शहर जिसने 400 साल पहले रेत के नीचे आंखें मूंदी। बड़ी कहानियां सुनी थी हमने। कोई कहता है रेत की सुनामी आई और पूरा शहर उसके नीचे दब गया। किसी ने कहा नदी के बगल में रेगिस्तान बन गया। सवाल पूछे तो लोगों ने कहा जाइए खोद कर देखिए, उस रेगिस्तान के नीचे पूरा एक शहर मिलेगा। कहानी सुनने में पूरी फिल्मी लगती है। वहां कोई शहर कभी था भी या नहीं, या ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। कुछ भी हो जाए, इस सच का तो हम पता लगाकर ही रहेंगे। इसी सोच में गुम रास्ता कट गया और आखिरकार मंजिल हमारे सामने थी। देखिए, हिंदी में तलक्कड़ और कन्नड़ में तलकड़ू, नाम भले आप कुछ भी लीजिए, लेकिन कहानी वही रहती है जो मैं सालों से सुनता आया हूँ कि शहर धीमे धीमे करके रेत के नीचे दफन होता जा रहा है। अब ये किस वजह से हो रहा है? आखिर क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा रेत आता है कि हर चंद साल बाद लोगों को रेत हटाना पड़ता है। मंदिर रेत के नीचे दफन है, घरों में रेत जम जाता है, आसपास में हर तरफ सिर्फ रेत के टीले हैं, जबकि यहाँ ना कोई रेगिस्तान है और ना ही कोई समुद्र। किस वजह से होता है यही समझने की कोशिश करने के लिए हम फाइनली तलक्कड़ पहुंच गए हैं। हमने खूब देखा, बहुत तलाशा, लेकिन ये क्या, यहां तो कुछ नहीं है। रेत में दफन शहर दिखना तो दूर की बात, यहां तो दुकानें हैं, मकान हैं, सब कुछ मौजूद है, किसी आम बस्ती की तरह। और उनके ऊपर तो इंच बराबर की भी रेत नहीं है। क्या सारे दावे, सारी कहानियां झूठी थी? हमने पूछा तो लोगों ने कहा कि आप गलत जगह खड़े हैं, ये तो नया तलाकड़ू है। आज से 400 साल पहले जब तलाकड़ू को रेत धीरे धीरे निगल रही थी, तब वहां के लोग जान बचाकर यहां भाग आए थे और यहां नया तलाकड़ू शहर बसा लिया था। इस शहर पर भी रेत आती रहती है। लोगों ने बताया कि पुराने तलाकड़ू की रेत के नीचे उनके पुरखों का शहर आज भी दबा है। भरोसा ना हो तो खुद जाकर देख लीजिए। सोचा आज इस दावे से दो दो हाथ कर ही लेते हैं और हम उनकी बताई जगह पर पहुंच गए, यानी पुराने तलाकड़ू में। और फिर जो दिखा उसे हम भी देखते ही रह गए। रेत के ऐसे टीले मैंने राजस्थान के जैसलमेर में ही देखे थे। उसके अलावा मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी नदी के किनारे, वो भी कावेरी नदी के किनारे, मुझे इस तरह से रेत का ढेर देखने को मिलेगा। यहाँ जिधर देखिए सिर्फ रेत ही रेत है। ये सब क्या था? जिधर भी देखो रेत ही रेत, और थोड़ी बहुत नहीं, रेत के बड़े बड़े टीले। वैसे नदी के पास भी तो रेत होती है, कहीं ये वही तो नहीं? हमने रेत को हाथों में लेकर देखा तो सिर चक्कर खा गया।
ये तो किसी रेगिस्तान की ढीली रेत है, नदी की उपजाऊ बालू नहीं। अब सवाल ये था कि कावेरी नदी बगल में है, फिर ये रेगिस्तानी रेत आई तो आई कहां से? देखिए, आप कहानी सुनकर आते हैं, किस्से सुनकर आते हैं, लेकिन वो कहानी किस्से एकदम सच लगने लगते हैं जब आपको इस तरह का कुछ दिखाई देता है। मैं सुनकर आया था कि तलक्कड़ करके एक जगह है जहाँ पर रेत जमा होती रहती है और लोग उसे निकालते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आते ही जो पहली चीज़ दिखी है उस पर साफ साफ लिखा है सैंड ड्यून्स तलक्काडू। मतलब ये बात तो कन्फर्म हो गई कि जो कहानी मैंने सुनी थी कि तलक्कड़ के अंदर सैंड ड्यून्स बनते रहते हैं, रेत जमा होती रहती है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे वजह नहीं पता थी। अब यहाँ आते ही इस बोर्ड ने वजह भी बता दी। यहाँ पर एक लेडी का नाम है अलमेलम्मा और उनके 3 कर्सेस, 3 श्राप दिए थे अलमेलम्मा ने, और उसकी वजह से ये पूरा रेत में बदल गया। अब इस श्राप का असर सिर्फ तलक्कड़ पे हुआ है या जैसा यहाँ पे लिखा है कि वोडियार परिवार जो है, जो राजघराना है मैसूर का, उस पर भी इसका असर हुआ है। आइए चलते हैं और देखते हैं। आखिर अब ये नई बला क्या थी? ये महिला अलेमल्ला कौन है? हम तो रेत में दबा शहर तलाशने आए थे, फिलहाल वो तो मिला नहीं, लेकिन उल्टा ये नई पहेली हमारे गले पड़ गई। अब शुरुआत कहीं से तो करनी थी, तो चलिए यही पहेली सही। इसलिए हम चल दिए इस मंदिर की ओर। रेत के टीले पर चढ़ने के बाद मंदिर की सीढ़ियां नीचे की ओर जाती दिखी। मंदिर रेतीली जमीन में कई मीटर नीचे मिला था। देखने से लगा जैसे बहुत पुराना मंदिर हो, लेकिन इस मंदिर का शहर से क्या रिश्ता है? और नदी के बगल में रेगिस्तान कैसे बन गया? सवालों को साथ लिए हम वापस ऊपर आ गए। अब कहां जाएं, क्या करें, किससे पूछें? ये सोच ही रहे थे कि तभी दिखा एक और मंदिर। देखिए, आज आपको यहाँ पर मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं, लोग भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब आरती का सामान भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हुआ करती थी, और वो क्या था? रेत। अब इस मंदिर का नाम है मारुलेश्वरा टेम्पल, और मारुलू का मतलब होता है रेत। ये चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेत था। एक वक्त ऐसा था जब ये पूरा टेम्पल सैंड के नीचे दबा हुआ था, रेत के नीचे दबा हुआ था, और करीबन 20 साल के एक्सकवेशन के बाद इस मंदिर को बाहर निकाला गया, रेत हटाया गया, और तब कहीं जाके मंदिर दिखाई देता। और आज भी ऐसा होता है कि हर 12 साल बाद एक्सकवेशन आपको करना पड़ता है, लगातार रेत हटानी पड़ती है, वरना यहाँ पर इसी तरह से रेत चारों तरफ जमा हो जाता है। कुछ वक्त पहले यही पहेली पुरातत्व विभाग के सामने भी आई थी। इस रेतीली जमीन पर बेहद गहरी खुदाई की गई। शायद इसीलिए यह जमीन से काफी नीचे दिखाई देता है। और अब यह लगने लगा था कि अगर इतने ऊंचे मंदिर दबे हो सकते हैं, तो क्या एक पूरा शहर भी दबा है? अब आपको आज जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ये शहर कभी रहा होगा, क्योंकि आज भी एक्सकवेशन जब होता है, जब रेत को हटा रहे हैं, यहाँ जो बड़े बड़े चारों तरफ रेत के टीले बने हुए हैं, जब उनको हटा रहे हैं तो नई नई चीज़ें रोज़ाना सामने आती हैं। अब इन सारी मूर्तियों को लीजिए, ये मूर्तियाँ यहाँ पर पहले नहीं थी, लेकिन जब जब रेत हटाया जाता है या हवा से कहीं या पानी से रेत हट जाता है तो नई नई चीज़ें निकल के बाहर आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि इस मंदिर कॉम्प्लेक्स के अलावा भी किसी ज़माने में बहुत बड़ा शहर यहाँ पे रहा होगा, जो पूरा का पूरा रेत के नीचे दब चुका है। जहाँ कदम रखिए वहाँ पर रेत है, और रेत को थोड़ा सा कुदेद दिए तो इस तरह की मूर्तियाँ सामने आ जाती हैं।
यह भी तो हो सकता है कि सदियों पहले ये मंदिर ऐसे ही बनाए गए हों, यानी रेतीली जमीन की खुदाई की गई हो और फिर मंदिर बनाया गया हो, और बाद में जब पुरातत्व विभाग ने इसे तलाशा तो लोगों ने नीचे पूरे एक शहर के दबे होने और शराब की कहानी बुन दी। लेकिन इस बार जो मंदिर हमें दिखा उसने हमारे ही सारे तर्कों की हवा निकाल दी। अगर आप अपना एक मंजिल या दो मंजिल का भी घर बनाते हैं तो उसकी कितनी बुनियाद रखते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आर्किटेक्ट से पूछिएगा, वो आपको बताएगा कि अमूमन 6 फीट 8 फीट 10 फीट, इससे ज़्यादा गहरी बुनियाद की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इमारत ज़्यादा ऊंची नहीं होती। लेकिन मेरे पीछे ये जो मंदिर है ये करीबन 50 फीट ऊंचा है और ऐसे में इसको बहुत गहरी और बहुत मजबूत बुनियाद की ज़रूरत है, और ऐसी बुनियाद अमूमन रेत में नहीं बन सकती क्योंकि रेत में इसको वो बुनियाद नहीं मिलती कि आप इतनी ऊंची इमारत खड़ी कर सकें। और हिस्ट्री भी यही बताती है, इतिहास के मुताबिक ये मंदिर 12वीं शताब्दी में बना है, मतलब करीबन 400 साल पहले, और उसके बाद ये पूरी तरह से रेत में दफन हो गया और फिर एएसआई ने रेत को साफ करके इसको एक्सकेवेट किया और तब जाके पता चला कि एक इतनी बड़ी इमारत रेत के नीचे दफन है। ये तो तय है कि मंदिर पहले बना और रेत बाद में आई, लेकिन क्या यहां वाकई मंदिर के साथ शहर भी था? सारे तलकाड़ो बहुत बड़ा गांव था। सारे तलकाड़ो बहुत ही श्रीमंत लोग का जगह, बहुत ही जैन लोग का जगह है। अच्छा, और उससे पहले यहाँ पे कोई सैंड नहीं था, रेत नहीं था? नहीं था, सारे क्लीन गांव था वो, बहुत ही बड़ा गांव था, और अब बिजनेस इतना प्लेस बड़ा- था वो। चलिए मान लिया यहां शहर था, फिर अचानक रेतीला तूफान आया और सब कुछ खत्म हो गया। एक सवाल और था कि कर्नाटक के इस हिस्से में रेत आई तो आई कहां से? पानी के साथ आता है, सैंड के हवा के साथ आता है, कैसे? हवा के साथ आता है, हवा के आसपास साथ कोई है। रेगिस्तान तो क्योंकि है? ये सैंड यूजलेस सैंड है, कावेरी का सैंड यूजफुल सैंड है, लेकिन मंदिर के आजू बाजू कोई सैंड है ना, वो यूजलेस है, क्यों? सॉफ्ट सैंड है, अच्छा, बिल्डिंग बना सकते नहीं है। सैंड आता कहाँ से आता है? वो अभी तक मालूम नहीं है, ये नहीं पता अभी तक पता नहीं है, हाँ। किसे भी पता नहीं है। हाँ। आते रहना है, क्लियर करते रहना है। बाढ़ से, बारिश से, अकाल से शहर बर्बाद होते सुने, लेकिन रेत से? चलिए ये मान भी लें कि रेत आई थी, लेकिन ये कैसे मान लें कि हवा इतनी रेत लेकर आई जिसने 3-4 किलोमीटर लंबा एक पूरा शहर दबा दिया? हमने पूछा तो इस शख्स ने शराब वाली कहानी दोहरा दी। ये अलमेलम्मा का शाप के बाद में ये सब आ गया है, वो एक शाप दिया है। अच्छा, सारे तलकाड़ो सैंड में फुलफिल होना है, और मालंगी नाम का एक ग्राम है, वो ग्राम के आजू बाजू कावेरी रिवर जाने वाला, वहाँ पे कौन तो भी स्नान किए हैं वो मर जाना, और मैसूर वंशस्थ लोगों को बच्चे नहीं होना। तलाकड़ू में रेतीले कब्रिस्तान का रहस्य सुलझा नहीं था, ऊपर से ये श्राप वाली कहानी। रहस्य सुलझने के बजाय और उलझ गया, लेकिन शायद मालंगी में हमें इसे सुलझाने का कोई सिरा मिल जाए। ये सोचकर हम मालंगी की ओर चल दिए। रेत के नीचे शहर दफन है, ये तो अब हमें लगने लगा था, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, इस बात से जुड़ा अब तक कोई भी साक्ष्य किसी के पास नहीं था।
शायद पुरातत्व विभाग के पास भी नहीं। कुछ पता चला था तो बस अलेमम्मा और उनके दिए श्राप की कहानी। लोगों के मुताबिक अलेमम्मा ने श्राप सिर्फ तलाकड़ू को नहीं बल्कि मालंगी और मैसूर राजवंश को भी दिया था। श्राप के मुताबिक मालंगी के पास भंवर बन जाएगा और वहां जो जाएगा वो मारा जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई राजवंश को पुत्र नहीं होते? सच कहूं तो इसे हम श्राप तो बिल्कुल नहीं मानते। तो फिर ऐसी कौन सी कड़ी है जो इन तीनों कहानियों को एक साथ जोड़ती है? हमने सोचा कि पहले मालंगी चलते हैं, शायद वहां हमें रहस्य की हकीकत पता चल जाए। कावेरी नदी का यह किनारा ठीक वैसा ही था जैसा किसी भी और नदी का होता है। दूर दूर तक फैली रेत और पेड़ पौधे। मालंगी तलाकड़ू के ठीक दूसरी तरफ कावेरी नदी के उस पार था। कहते हैं श्राप यह था कि मालंगी के किनारों पर बड़े बड़े भंवर बनेंगे और जो उसमें फंसेगा वो मारा जाएगा। हम भी भंवर में फंसे, लेकिन वो छोटा था और हम बच गए। श्राप किनारों पर भंवर बनाएगा तो सोचा किनारे चलकर देखते हैं भंवर हैं भी या नहीं। देखिए, जब अमूमन नदी इतनी शांत होती है और इतने सुकून से गुजर रही होती है तो उसमें व्हर्लपूल्स यानी कि भंवर नहीं बनते। लेकिन कावेरी नदी के इस किनारे पे आपको मेरे सामने दिखाई दे रहा होगा कि किस कदर भंवर बन रहा है पानी के अंदर। हो सकता है कि कैमरे पे वो चीज़ दिखाई ना दे, लेकिन मुझे अपनी आंखों से नज़र आ रहा है कि पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, जबकि पानी में मूवमेंट होना नहीं चाहिए। एक शांत सा किनारा है, कहीं पे भी कोई क्लिप्स नहीं है, कोई ऊंची पहाड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी बहुत तेज़ी से जगह जगह घूम रहा है। और ये वो जगह है जहाँ पर सुसाइड किया गया था, जहाँ पर आत्महत्या की गई थी। और ये मेरी आंखों से दिख रहा है, नज़र आ रहा है। इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पानी में जाने का अटेम्प्ट करूं, लेकिन नज़र आ रहा है कि चारों तरफ भंवर है पानी के अंदर, व्हर्लपूल्स हैं। बहुत बड़े भंवर तो नहीं मिले, इसलिए सोचा मालंगी के लोगों से ही पूछ लिया जाए। इस वक्त मैं मालंगी गांव में हूं। तलक्कड़ गांव से बिल्कुल ऑपोजिट बैंक पर है कावेरी के। महज 2 किलोमीटर का फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फर्क जमीन आसमान का है। वहां पर रेत है, यहाँ रेत का नामो निशान नहीं है। वहां पर ऐसा लगता है कि आप किसी सैंड बीच पर पहुंच गए हैं। लंबा किनारा है और यहाँ पर सिर्फ व्हर्लपूल्स है, किनारे के नाम पर कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। और फर्क सिर्फ ये है कि कावेरी के एक तरफ तलक्कड़ है और दूसरी तरफ मालंगी है। लेकिन जो फ़र्क है उसके बारे में दुनिया यही कहती है कि सब उस श्राप का असर है जो इस जगह पर, इस पूरे इलाके पर काबिज है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर हर इंसान ये मानता है कि अगर आप यहाँ हैं तो ठीक है, लेकिन नदी के उस पार आपको नहीं रहना, तलक्कड़ में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सैंड का साम्राज्य है। हमने तमाम कोशिश की, लेकिन लोगों ने श्राप तो दूर अमेलम्मा का नाम तक नहीं लिया। वो डरते हैं कि कहीं उसके श्राप का असर तलाकड़ू की तरह मालंगी को भी ना खत्म कर दे। हर कोशिश रेत की तरह हाथों से फिसल रही थी। रेत में तलाकड़ू दिखा, भंवर से कांपता मालंगी भी दिखा। तो क्या मैसूर के राजाओं पर भी श्राप का असर हुआ? शायद वहीं कोई कड़ी मिले जो हमें तलाकड़ू और श्राप की असलियत बता पाए। मैसूर के राजा का विशाल राजमहल हमारी आंखों के सामने था। सैकड़ों साल के इतिहास का साक्षी और शायद अमेलम्मा के श्राप का भी। ये हैं मैसूर घराने के 27वें राजा यदुवीर वडियार। गजब की शान शौकत और राजशाही दरबार।
लोगों का दावा है कि श्राप का असर आज भी मैसूर राजवंश पर है और श्राप की वजह से 400 साल तक यहां के राजा के यहां कभी पुत्र पैदा नहीं हुआ। इतिहासकार बेशक इसे न माने, लेकिन खुद राजवंश इस बात को मानता है। 1610 sometime in अप्रैल मई जून में शाप किया और लोग इसको सच्चाई मानते हैं। मैसूर पैलेस में जो है वो भी सच्चाई मानते हैं। यदुवीर से पहले श्रीकांत दत्ता नरसिम्हा राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। श्रीकांत दत्ता की मौत के बाद उनकी पत्नी प्रमोदा देवी ने यदुवीर को रिश्तेदार से गोद लिया था और ये गोद लेकर राजा बनाने का सिलसिला 400 साल से जारी है। यानी 400 साल से वडियार घराने में कभी किसी राजा को लड़का पैदा नहीं हुआ था। कोई मेडिकल कंडीशन थी या महज संयोग, ये कोई नहीं जानता। लेकिन 2017 में कुछ हुआ जिसने इन दावों को कमजोर कर दिया। तो 400 साल पुराने इस कर्ज को, श्राप को आप महज इत्तेफाक भी समझ सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस श्राप का असर कम होने लगा है, ऐसा लोगों का मानना है। तलाकड़ू में रेत के ढेर जो है वो कम होने लगे हैं और 2015 में राजघराने में पहली बार, 400 साल में पहली बार एक मेल हायर राजवंश में एक लड़के का जन्म हुआ जो आगे चलकर इस राज परिवार का राजा बनेगा। तो क्या वाकई अलमेलम्मा के श्राप का असर कम होने लगा है या फिर ये सब ऊपर वाले की करनी है? रेत में दफन शहर को आंखों से देखा, मालंगी में शराब की दहशत महसूस की और राजघराने के बारे में पता किया। लेकिन यह सब कैसे हुआ यह नहीं पता चला। तो सोचा चलकर उनसे मिलते हैं जिनका काम ही इतिहास के शोध और तलाश का है। इत्तेफाक से हमें वो इतिहासकार मिल गए जिन्होंने खुद रेत में दफन तलाकड़ू को तलाशा था। One of the kings of the Vijayanagara, he was not feeling well. He was in Srirangpatna, and from Srirangpatna, along with his wife, he went to Talakadu. He died in that place. In Talakadu, he died. But Alumelamma, the wife of that king, she have carried the gold ornaments of the Srirangpatna temple. A Mysore Wadiyar king by name Raja Wadiyar, and he sent his army people to go and get back the gold from her. She said, no, I am not going to give. This all belong to me. But they have not allowed her to carry that, according to myth. And she committed suicide there. Alamelamma, is she a historical figure or is she a mythical figure? No, she is the historical figure. ठीक है। लेकिन उसके बाद जो people कह रहा है ना, वो तो myth है. जो कर्ज की बात होती है वो मिथ हो सकता है। Definitely. But she was a historical figure. Definitely. It is recorded. इनके मुताबिक श्राप झूठा है। चलिए मान लिया, लेकिन अगर ये झूठा है तो अब ये सारी घटनाएं 16वीं शताब्दी के एक ही साल में कैसे शुरू हुई? इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन तलाकड़ू रेत का कब्रिस्तान कैसे बना, इसकी एक कहानी उनके पास जरूर है। तो हिस्ट्री तो यह है, इट इज नॉट एक्सीडेंटल। फॉर द कावेरी रिवर, Vijayanagara rulers built a dam, Kaveri river, before Talakadu. It takes U-turn. Once it takes U-turn, the sand is deposited. But suddenly the wind started blowing more and more. So wind brought the sand to the place, Talakadu.
इतिहासकार इस बात का दावा भी करते हैं कि तलाकड़ू की रेत में अभी बहुत कुछ छिपा है। If any archaeologist takes research seriously in Talakadu, you can find another Indus Valley. तलाकड़ू में विशाल शहर था। वो शहर आज भी रेत के नीचे दफन है। इतिहासकारों से लेकर इलाके के लोग सब इस बात का दावा करते हैं, लेकिन अमेल अम्मा और शराब की हकीकत क्या है? जवाब मिला आजादी से पहले के कुछ दस्तावेजों में। देखिए, अलमेलम्मा को हम एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, मतलब एक दिमागी उपज भी कह सकते हैं, लेकिन मैसूर और इस पूरे इलाके में हर इंसान ये मानता है कि एक सच्चाई है। अब बहुत सारी किताबें मैं उलट पलट के देखने की कोशिश कर रहा था। ये अलमेलम्मा पे एक बड़ी शानदार किताब है, कन्नड़ में है, तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ पूछ के, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप ये देखिए, ये गैजेट है जो ब्रिटिशर्स ने छापा था 1876 में। फर्स्ट गैजेट ऑफ मैसूर लुइस राइस ने ये छापा था, और इसमें अलमेलम्मा का जिक्र है। यहाँ पर बाकायदा उनका नाम है कि तलक्कड़ में जो महिला थी अलमेलम्मा, उन्होंने 3 श्राप दिए थे। अलमेलम्मा का भी जिक्र है और साथ ही उन 3 श्राप का, उन 3 कर्ज का भी जिक्र है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद ही ये सिलसिला जो शुरू होता है, वो भी यहाँ पर एक लेटर है जो मैसूर के राजा ने लिखा है चीफ सेक्रेटरी वुड को लंदन में, और अंग्रेज़ सरकार से, अंग्रेज़ हुकूमत से मांग की है कि उनको इजाज़त दी जाए कि वो एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। तो मतलब श्राप का जिक्र भी है, अलमेलम्मा का जिक्र भी है, और साथ ही उस श्राप का असर भी एक ही जगह इस किताब में मौजूद है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेलम्मा के श्राप का सच ला पाना तो मुमकिन नहीं, लेकिन तलाकड़ू की विशालता का सच उस पूरे इलाके की खुदाई के बाद ही सामने आ पाएगा। क्या पता वहां हमें अमेलम्मा से जुड़ा कोई साक्ष्य भी मिल जाए। कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रोटेस्ट अगेंस्ट